हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि दोस्तों आज इसका लेक्चर नंबर 4 है। और दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम सब चैप्टर नंबर 2 की स्टडी करेंगे, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रूट्स, जिसमें कि दोस्तों हमने अब तक के चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है दोस्तों, जिसमें कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रूट्स का हमने 3 टॉपिक पूरा अच्छे से कवर कर लिया था दोस्तों। और दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम सब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रूट्स के चौथे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं सारे टॉपिक यहाँ पर लिखे गए हैं, जिसमें दोस्तों हम आप लोगों को पहले लेक्चर में ये पहला टॉपिक जो है मास डेंसिटी, और दोस्तों ध्यान दीजिए दूसरा टॉपिक है स्पेसिफिक वेट, और जो तीसरा टॉपिक है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये तीनों टॉपिक को दोस्तों हमने आपके फर्स्ट लेक्चर में पूरा अच्छे से बता दिया था, जिसे यदि दोस्तों नहीं देखे तो पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिए। ओके, तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम सब स्टार्ट करेंगे अपना चौथा टॉपिक, जिसका नाम है कोहेशन एंड एडहेशन। ठीक है दोस्तों, क्या चीज? कोहेशन एंड एडहेशन। वैसे दोस्तों ये जो कोहेशन एंड एडहेशन लिखा है, ये दोस्तों एक तरह से फोर्स होता है। ठीक है, क्या होता है? तो फोर्स होता है। हालांकि दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल्स इसके बारे में। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम सब स्टार्ट करते हैं अपने चौथे टॉपिक को। ओके, तो दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यदि पिछला लेक्चर देखे रहेंगे तो आपको अब आगे समझने में इससे बहुत ही हेल्प मिलेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों अब इसे करते हैं रफ और समझ लेते हैं अपने चौथे टॉपिक को। ओके, तो चलिए, तो दोस्तों अब समझ लेते हैं अपना चौथा टॉपिक, जिसका नाम है कोहेशन फोर्स, जिसे दोस्तों हिंदी में हम सब संसंजन बल कहते हैं, और दूसरा है दोस्तों एडहेशन फोर्स, जिसे हम लोग हिंदी में आसंजन बल कहते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों अब सबसे पहले आप सभी लोग समझेंगे कि कोहेशन फोर्स क्या होता है। ठीक है, डेट में दोस्तों संसंजन बल क्या होता है, सबसे पहले इसे समझेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आसंजन बल क्या होता है, डेट में दोस्तों एडहेशन फोर्स क्या होता है, इसे आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले ध्यानपूर्वक आप लोग समझिए। ठीक है, जिससे कि दोस्तों आप लोग इसे इजीली समझ पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आप लोग देखिए, जैसे कि दोस्तों आप लोग एक चीज जानते हैं कि हाइड्रोलिक में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि हाइड्रोलिक में हम सब लिक्विड की स्टडी करते हैं। किसकी दोस्तों? तो लिक्विड की। ओके, तो दोस्तों आप लोग अब बताइए, यदि लिक्विड को कहीं पर हमें अस्थायी रूप से रखना हो, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग किस चीज में रखते हैं, तो किसी सॉलिड बॉडी में रखते हैं। किसमें दोस्तों? सॉलिड बॉडी में ही तो लिक्विड को रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, दैट मीन्स ये कोई सॉलिड बॉडी है। ठीक है, और इस सॉलिड बॉडी का हम मान लीजिए नाम दे दे रहे हैं, क्या नाम दे दे रहे हैं, ये ग्लास है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम लिक्विड तो ग्लास में तो रख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक सॉलिड बॉडी होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए मान लिया हमने इसमें कोई लिक्विड भरी हुई है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग, इसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या भरा हुआ है, तो लिक्विड भरा हुआ है। ओके, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि ये जो लिक्विड है इसे हम मान ले रहे हैं क्या है, H2O है, मतलब जल भरा हुआ है। ओके दोस्तों, मतलब जल के रूप में इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ओके, अब ध्यान दीजिए दोस्तों एक चीज, कि यदि इस जल को दोस्तों हम लोग इस ग्लास को पलट दें, क्या दोस्तों ध्यान सुनिएगा, यदि हम इस ग्लास को पलट दें तब दोस्तों ये जो जल है ये बाहर निकल जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, जब इस ग्लास को हम लोग पलट देंगे तो ये जल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों इस केस में आप लोग देखेंगे कि जब ये जल दोस्तों बाहर निकल जाता है, ये चीज दोस्तों आप लोग प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। ठीक है, किसी ग्लास में आप लोग जल लीजिए, ठीक है, उसके बाद उस ग्लास को दोस्तों पलट दीजिए, तो क्या होगा, ये जल जो है वो बाहर निकल जाएगा। ओके, बट दोस्तों उसमें एक चीज देखिएगा आप लोग, जो ये जल के पार्टिकुलर होते हैं, डेट मीन दोस्तों जो अणु होते हैं, ठीक है, इसका जो है दोस्तों कुछ पार्टिकुलर जो होते हैं वो जो है दोस्तों इस ग्लास के, ठीक है, सतह पर ही रह जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखेंगे जब लिक्विड को आप लोग ग्लास से पलट देंगे, ठीक है, तो उस अवस्था में देखेंगे दोस्तों कि जो आपका ये ग्लास है इसकी सतह पर क्या होगा दोस्तों, लिक्विड के कुछ कण रह जाते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा ये चीज आप लोग प्रैक्टिकली करके। ठीक है, ऐसा होता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसी चीज को हम एक और एग्जांपल लेकर आपको बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ये भी कोई ग्लास है। ठीक है, हमने क्या मान लिया दोस्तों कि यह भी कोई एक ग्लास है। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस ग्लास में जो है दोस्तों हम लोग यदि पारा रख दें,
ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है। क्या हमने कहा दोस्तों कि यहाँ पर हमने एक ग्लास लिया, ये क्या है दोस्तों, इसे हमने मान लिया ये ग्लास है, ठीक है, क्या है तो ग्लास है। और हमने दोस्तों इसमें लिक्विड के रूप में हम लोगों ने क्या ले लिया, लिक्विड के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है दोस्तों, Hg, मतलब पारे को ले लिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या लिया हमने, पारा ले लिया, ओके। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यदि इस ग्लास को पलट दिया जाए तब दोस्तों इस कंडीशन में जो है आपका जो Hg होता है, डेट मीन्स पारा होता है, ये ग्लास से बाहर तो निकल जाएगा, बट दोस्तों इस Hg मतलब पारा का एक भी पार्टिकुलर इस ग्लास की सतह पर नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीज आप लोग प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, ओके। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा आपसे कि जब ग्लास में कोई पारा रख दिया जाए और उस ग्लास को पलट दिया जाए तब इस केस में क्या होता है, पारा बाहर तो निकल जाता है, ठीक है। बट दोस्तों जो पारा होता है इसका एक भी पार्टिकुलर जो है इस ग्लास की सतह पर नहीं रहता है, ओके। और दोस्तों यदि जल की बात की जाए तो जल में दोस्तों जो होता है, यदि ग्लास को पलट दिया जाए तब इसकी सतह पर जो है इस जल के कुछ पार्टिकुलर रह जाते हैं, ओके। उम्मीद करते हैं इतना आप समझ पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान देंगे कि कोहेशन फोर्स होता क्या है, ओके। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, देखिए जब एक ही पदार्थ के, ठीक है, क्या काम है, जब एक ही पदार्थ के, चाहे वो पदार्थ H2O हो, चाहे ग्लास ले लीजिए, चाहे Hg मतलब पारा ले लीजिए, ओके। तो हम मान लेते हैं कि हम लोग H2O पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोहेशन फोर्स का डिफिनेशन क्या होगा कि एक ही पदार्थ के, ठीक है दोस्तों, क्या चीज, एक ही पदार्थ के दो अणुओं के मध्य, क्या चीज कहा दोस्तों हमने, एक ही पदार्थ के दो अणुओं के मध्य, ठीक है, सिर्फ दो अणु लेंगे दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए हमने क्या लिया, जल को एक पदार्थ ले लिया, ठीक है। तो इस एक ही पदार्थ के दो अणुओं के मध्य हमने इसमें से दो क्या ले लिया दोस्तों, इस पदार्थ का अणु को ले लिया, ओके दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, एक ही पदार्थ के दो अणुओं के मध्य, ठीक है, दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाला एट्रैक्टिव फोर्स जो होता है उसे ही हम लोग कोहेशन फोर्स कहते हैं। क्या चीज दोस्तों, एक बार और ध्यान सुनिए कि एक ही पदार्थ के दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाला एट्रैक्शन फोर्स, ठीक है दोस्तों, क्या चीज, एट्रैक्शन फोर्स को ही हम लोग कोहेशन फोर्स कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए हमने आपको क्या कहा कि एक ही पदार्थ के दो अणुओं के मध्य, ठीक है, एक ही पदार्थ मतलब हमने H2O ले लिया, ठीक है, क्या चीज दोस्तों, H2O ले लिया, ठीक है। तब एक ही पदार्थ के दो अणुओं के मध्य मतलब H2O के ही दो अणुओं के मध्य जो है दोस्तों, ठीक है, जब कोई एट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कोई एट्रैक्टिव फोर्स कार्य करता है, एट्रैक्टिव, ओके दोस्तों, क्या चीज, एट्रैक्टिव फोर्स कार्य करता है, तब इस केस में दोस्तों कोहेशन फोर्स होता है। क्या चीज दोस्तों, कोहेशन फोर्स। और कोहेशन फोर्स को दोस्तों हम लोग Fc से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, किससे, तो ध्यान दीजिएगा Fc से। उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे हैं। देखिए C मतलब क्या होता है, कोहेशन होता है, F मतलब फोर्स होता है, ओके। तो दोस्तों ध्यान देंगे, क्या चीज हमने कहा कि जब एक ही पदार्थ के दो अणुओं के मध्य, देखिए एक ही पदार्थ के दो अणुओं के मध्य जब कोई एट्रैक्टिव फोर्स कार्य करता है तब इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि ये एडहेशन फोर्स होता है, ओके। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए हमने जैसे पदार्थ कौन सा ले लिया, H2O को ले लिया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि हम ग्लास को ले लें, क्योंकि ग्लास भी एक तरह से पदार्थ है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ग्लास पर क्या है, लिक्विड का, डेट में दोस्तों जो जल है इसका जो है दोस्तों कुछ कण यहाँ पर रह जाते हैं, ठीक है, जब इस ग्लास को पलट दिया जाता है तो उस केस में, ठीक है, डेट में दोस्तों जब पानी बाहर निकल जाता है तो उस केस में भी दोस्तों इस ग्लास की सतह पर जो है अणु के कुछ बूंदे रह जाती हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस केस में भी हम लोग कर सकते हैं कि जो दोस्तों ग्लास होता है, ठीक है, क्या चीज, ग्लास, ध्यान देंगे, जो ग्लास होता है दोस्तों, ठीक है, मतलब ग्लास के भी, ग्लास क्या है, पदार्थ है, तो ऐसे कर सकते हैं कि एक ही पदार्थ के दो अणुओं के मध्य, डेट में दोस्तों इस ग्लास के ही दो अणुओं के मध्य, ठीक है, कार्य करने वाला एट्रैक्टिव फोर्स, क्या चीज दोस्तों, एट्रैक्टिव फोर्स, एट्रैक्टिव फोर्स कोहेशन फोर्स कहलाता है, ठीक है दोस्तों, क्या, Fc कहलाता है, ठीक है दोस्तों। इतना समझ गया ना, रिप्रेजेंट करते हैं कोहेशन को किससे, तो Fc से। उम्मीद करते हैं इतना समझ पा रहे होंगे, ओके। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, इतना समझ पाया ना, क्या चीज हमने क्या जाना कि ग्लास भी एक तरह से पदार्थ होता है, इसीलिए ग्लास के भी दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाला एट्रैक्टिव फोर्स कोहेशन फोर्स ही कहलाएगा, ओके।
और ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि Hg की बात कर लेते हैं अब, ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, Hg भी क्या है, एक तरह से क्या है दोस्तों, ये भी एक तरह से पदार्थ है, और इसके भी दो अणुओं के मध्य दोस्तों कार्य करने वाला एट्रैक्टिव फोर्स, दैट में दोस्तों Hg के बीच जो है कार्य करने वाला जो एट्रैक्टिव फोर्स होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या एट्रैक्टिव फोर्स, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए एक ही पदार्थ के दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाला एट्रैक्टिव फोर्स ही क्या कहलाता है दोस्तों, तब ये कोहेशन फोर्स कहलाता है। उम्मीद है दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि कोई भी एक पदार्थ ले लीजिए, उसके दो अणुओं के मध्य जो भी एट्रैक्टिव फोर्स कार्य करता है उसे ही हम लोग कोहेशन फोर्स कहते हैं। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब यही चीज को दोस्तों इसी डायग्राम से जो है अब आप लोग समझेंगे कि एडहेशन फोर्स होता क्या है, ठीक है दोस्तों। क्या चीज, तो एडहेशन फोर्स क्या होता है इसे समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये चीज फिलहाल दोस्तों आप लोग उतार सकते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से दोस्तों इसके साथ एक बार ले लीजिए, ताकि इसे हम जो है एक साइड में कर दें, ठीक है, ले लीजिए ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, इसे हम एक साइड में कर देते हैं, ठीक है, फिलहाल अभी मिटा नहीं रहे, देखिए ध्यान से। अब हम लोग समझेंगे क्या चीज दोस्तों, तो एडहेशन फोर्स को समझेंगे, दैट मीन आसंजन बल को, ओके। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए हमने आपको क्या बताया, H2O और ग्लास और जो Hg है ये तीनों क्या है, तो पदार्थ हैं, ओके दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, जो एडहेशन होता है ये जस्ट जो दोस्तों कोहेशन का उल्टा होता है, ठीक है ना, क्या चीज, कोहेशन का उल्टा जस्ट एडहेशन फोर्स होता है। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, एडहेशन फोर्स होता क्या है, पहले डिफिनेशन को सुनिए, ठीक है, तो हम समझा रहे हैं। देखिए जब अलग अलग दो पदार्थों के मध्य, ठीक है दोस्तों, हमने क्या कहा, अलग अलग दो पदार्थों के मध्य जब कोई एट्रैक्टिव फोर्स कार्य करता है तब हम उसे एडहेशन फोर्स कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब समझिए ध्यान से, हमने क्या कहा, अलग अलग दो पदार्थों के मध्य, देखिए दोस्तों अलग अलग दो पदार्थों के मध्य, इसका मतलब दोस्तों हम लोग दो पदार्थ ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, देखिए दो पदार्थ का मतलब दोस्तों, जैसे ग्लास ले लीजिए, H2O ले लीजिए, दो पदार्थ है ना यहाँ पर, देखिए ग्लास और H2O ये अलग अलग पदार्थ है ना। तो इसी प्रकार हमने क्या कहा डिफिनेशन में, अलग अलग पदार्थों के दो अणुओं के मध्य, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, अलग अलग पदार्थों को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया दोस्तों क्या चीज, ग्लास, ठीक है, यहाँ पर नहीं दोस्तों नीचे समझ लीजिए, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, ग्लास, ओके, और क्या दोस्तों अलग अलग दो पदार्थों के मध्य ना, तो एक ग्लास ले लिया एक पदार्थ को, दूसरे पदार्थ को H2O ले लिया, ओके। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अलग अलग दो पदार्थों के मध्य कार्य करने वाला एट्रैक्टिव फोर्स, एडहेशन फोर्स कहलाता है, ओके दोस्तों, क्या चीज, एडहेशन फोर्स कहलाता है, जिसे हम लोग FA से प्रदर्शित करते हैं, ओके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, A मतलब एडहेशन होता है, F मतलब फोर्स होता है, ओके दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, अलग अलग दो पदार्थों के मध्य, ठीक है दोस्तों, कार्य करने वाला एट्रैक्टिव फोर्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एडहेशन फोर्स कहते हैं। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, जैसे कि अब Hg भी क्या है, एक तरह से पदार्थ है, और ग्लास भी पदार्थ होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बीच भी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्लास, ठीक है, ध्यान देंगे क्या चीज दोस्तों, ग्लास और Hg ये दो अलग अलग पदार्थ हैं, और दोस्तों इन दोनों पदार्थों के दो अणुओं के मध्य, ठीक है दोस्तों, इन दोनों पदार्थों के मतलब अलग अलग पदार्थों के दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाला जो एट्रैक्टिव फोर्स होता है, ध्यान दीजिएगा, एट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है दोस्तों। इस एट्रैक्टिव फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, एडहेशन फोर्स कहते हैं, डेट मीन दोस्तों AF कहते हैं, ओके। उम्मीद है इतना आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर उल्टा लिख दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, FA लिखा जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसी प्रकार और क्या देख सकते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए Hg भी एक अलग पदार्थ है, H2O भी एक अलग पदार्थ है, ठीक है। तो इन दोनों को भी हम लोग अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग डेट में लिख सकते हैं H2O मतलब दो अलग अलग पदार्थों के बीच, जैसे H2O एक ले लिया, दूसरा Hg ले लिया, ठीक है दोस्तों। तो इस केस में भी जो एट्रैक्टिव फोर्स कार्य करता है, ठीक है, तब हम इसे एडहेशन फोर्स कहते हैं, ओके दोस्तों, क्या कहते हैं, तो एडहेशन फोर्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आप इतना समझ गए होंगे, ओके। तो दोस्तों अब जो है दो चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वो बल्कि दोस्तों नोट पॉइंट की चीज है, ठीक है।
जो कि दोस्तों हर जगह लगभग पूछा जाता है वो चीज़, ठीक है। आगे चल के आपके बहुत ही काम आएगा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जब दोस्तों जो आपका FA है, FA का मतलब एडहेशन फोर्स, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जो आपका FA है यह यदि बड़ा हो कोहेशन फोर्स से, डेट मीन दोस्तों FC से यदि ये बड़ा हो, ठीक है, तो इस केस में दोस्तों आप लोग क्या कहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इस केस में आप लोग बताएंगे कि सर जब एडहेशन फोर्स कोहेशन फोर्स से बड़ा होता है तब इस केस में जो दोस्तों लिक्विड होता है ये सॉलिड को क्या करता है, भिगो देता है। क्या करता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस केस में जब एट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है कोहेशन फोर्स से, तो इस केस में दोस्तों क्या होता है, तो जो लिक्विड होता है ये सॉलिड की सतह को भिगो देता है। इतना आप लोग याद रखेंगे, नोट पॉइंट पे लिख लेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, यदि कोहेशन फोर्स बड़ा हो एडहेशन फोर्स से, ठीक है, तो दोस्तों इस केस में क्या होता है, तो इस केस में आप लोग बता सकते हैं कि सर जो लिक्विड होता है वो यदि कोहेशन फोर्स बड़ा होता है एडहेशन फोर्स से, तो इस केस में लिक्विड जो है वो सॉलिड की सतह को भिगोता नहीं है, ठीक है, मतलब भिगो नहीं पाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यही चीज था कोहेशन फोर्स और एडहेशन फोर्स के बारे में। ओके, तो चलिए दोस्तों एक बार और ध्यान से समझ लीजिए इसके डिफिनेशन को। कोहेशन फोर्स किसे कहेंगे, तब एक ही पदार्थ के दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाला जो एट्रैक्टिव फोर्स होता है उसी को हम लोग कोहेशन फोर्स कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब अलग अलग दो पदार्थों के अणुओं के मध्य, ठीक है, अलग अलग पदार्थों के दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाला एट्रैक्टिव फोर्स ही एडहेशन फोर्स कहलाता है। उम्मीद है दोस्तों अब समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे हम रफ करें, देन आप इसके डिफिनेशन को भी यहाँ पर लिख देते हैं सारे कुछ को, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कोहेशन फोर्स और एडहेशन फोर्स के डिफिनेशन को पूरा अच्छे से लिख दिया है, ठीक है, जिससे आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी हो गया। तो चलिए अब इसे करते हैं रफ, ठीक है, देन आप अपने अगले टॉपिक को देखते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अपना पांचवा टॉपिक, जिसका नाम है कैपिलैरिटी, जिसे हिंदी में हम सब केशिकात्व कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे, ओके, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को कैपिलैरिटी का जो डिफिनेशन है वो इजीली समझ में आ जाए। और दोस्तों आपको इस तरह से समझाएंगे ताकि आपको कैपिलैरिटी जो है दोस्तों पूरा विस्तार पूर्वक आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने फर्स्ट सेमेस्टर में इस टॉपिक को जो है दोस्तों फिजिक्स में पढ़ा होगा, बट दोस्तों वहां पर आप पूरा विस्तार पूर्वक नहीं जाना होगा, बट दोस्तों यहाँ पर जो है हम कैपिलैरिटी को पूरा विस्तार पूर्वक यहाँ पर बताने वाले हैं, जिससे कि दोस्तों आपका हर एक तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और दोस्तों आपको ये जो टॉपिक है ये पूरा अच्छी तरीके से आपको हमेशा के लिए याद भी रहेगा, इस तरह से समझाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसा कि दोस्तों मान लिया हमने यह कोई एक टैंक है, ठीक है, क्या माना दोस्तों हमने, मान लिया हमने कि यह एक कोई टैंक है। ओके दोस्तों, इसका नाम दे दे रहे हैं यहाँ पर टैंक। ओके दोस्तों, तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि इस टैंक में लिक्विड के रूप में जल भरा हुआ हो, ठीक है दोस्तों, क्या कहा हमने, यदि इस टैंक में लिक्विड के रूप में जल भरा हुआ हो, ठीक है, ध्यान देंगे, क्या चीज दोस्तों, H2O भरा हुआ हो, ठीक है, डेट मीन जल भरा हुआ हो, वो भी लिक्विड के फॉर्म में। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिए दोस्तों अब कि यदि इस लिक्विड में, ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे क्या चीज, यदि इस लिक्विड में कोई कैपिलरी ट्यूब डुबोया जाए तब, ठीक है दोस्तों, क्या चीज, एक कैपिलरी ट्यूब यदि इस लिक्विड में डुबोया जाए तब। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कैपिलरी ट्यूब होता क्या है। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि कैपिलरी ट्यूब वह ट्यूब होता है जो कांच के ग्लास का बना हुआ एक नली होता है और जिसका डायामीटर जो होता है दोस्तों बहुत ही कम होता है, ठीक है। क्या कहा हमने दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ कि जो कैपिलरी ट्यूब होता है वो कांच के ग्लास का बना हुआ एक नली होता है, ठीक है। क्या कहा दोस्तों हमने कि जो कैपिलरी ट्यूब होता है वह कांच के ग्लास का बना हुआ एक नली होता है जिसका डायमीटर जो दोस्तों होता है ये बहुत ही कम होता है। ओके, और दोस्तों ध्यान दीजिएगा जो कैपिलरी ट्यूब होता है इसका दोस्तों दोनों सिरा जो होता है ये खुला हुआ होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, ध्यान देंगे, कैपिलरी ट्यूब का दोनों सिरा खुला हुआ होता है। ओके, उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे कि कैपिलरी ट्यूब होता क्या है, ठीक है। एक बार और ध्यान सुनिए, जो कांच का बना हुआ एक ग्लास नली होता है जिसका डायमीटर दोस्तों बहुत ही कम होता है और जिसके दोनों सिरे जो होते हैं वो खुले हुए होते हैं। ओके,
तो दोस्तों आप बोलिए समझ गए ना कि कैपिलरी ट्यूब क्या होता है। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं क्या चीज दोस्तों, कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। ओके दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, हमने आपको क्या कहा कि हमने मान लिया किसी टैंक में लिक्विड को ले लिया, वो भी दोस्तों लिक्विड के रूप में हमने H2O को, डेट मीन्स जल को ले लिया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, यदि इस जल में हम लोग इस कैपिलरी ट्यूब को डुबोए दें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि इस जल में इस कैपिलरी ट्यूब को डुबोया जाए, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इस कैपिलरी ट्यूब को इस जल में डुबो दिया। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में जो ये लिक्विड के रूप में H2O होता है, यह दोस्तों इस नली में जो है ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। ठीक है, डेट मीन दोस्तों इस कैपिलरी ट्यूब में जो है ये जो लिक्विड होता है ये ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, तब लिक्विड के इस गुण को ही हम लोग केशिका तो कहते हैं, डेट मीन दोस्तों कैपिलैरिटी कहते हैं। ओके दोस्तों, एक बार और ध्यान दीजिए, यदि किसी लिक्विड में किसी कैपिलरी ट्यूब को डुबोया जाता है, तब जो ये लिक्विड होता है ये कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, तब लिक्विड के इस गुण को ही हम लोग केशिका तो कहते हैं, डेट मीन्स कैपिलैरिटी कहते हैं। ओके, तो दोस्तों अब जो है इसे एक तरह से और समझा रहे हैं आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए जैसे कि दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर कोई एक टैंक है, ठीक है, ध्यान से समझिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक टैंक है। ओके, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि इस टैंक में जो है क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग, टैंक है, ठीक है, यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। देखिए क्या मान लिया हमने, यहाँ पर मान लीजिए कोई हमने एक अलग से टैंक मान लिया, और इस टैंक में जो है दोस्तों हमने लिक्विड के रूप में जो है पारा को ले लिया। ठीक है दोस्तों, क्या चीज, हमने लिक्विड के रूप में पारा को, डेट मीन दोस्तों Hg को ले लिया। ओके, समझ पा रहे हैं ना, हम लोग पारा को क्या कहते हैं, Hg कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हमने इस टैंक में क्या लिया, लिक्विड के रूप में पारा को ले लिया, क्योंकि दोस्तों जो पारा होता है ये भी लिक्विड होता है और जो जल होता है ये भी आपका लिक्विड होता है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों एक बार तो हमने लिक्विड के रूप में जल लेकर देख लिया, ठीक है, अब देखेंगे क्या चीज, पारा लेकर देखेंगे। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए जब किसी मतलब लिक्विड के रूप में जब किसी पारे में हम लोग किसी कैपिलरी ट्यूब को डुबोते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, किसी कैपिलरी ट्यूब को यदि हम लोग पारे में डुबोए, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा तब क्या होगा, ये कैपिलरी ट्यूब है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए जब किसी पारे में कैपिलरी ट्यूब को डुबोया जाता है, तब इस कंडीशन में दोस्तों जो लिक्विड होता है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ न चढ़कर, ठीक है, नीचे की तरफ जो होता है हाल हो जाता है, डेट में दोस्तों ये नीचे की तरफ जो लिक्विड होता है वो नीचे की तरफ आने लगता है। ठीक है, तो दोस्तों लिक्विड के इस गुण को भी हम लोग केशिका तो कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, यदि किसी पारे में किसी कैपिलरी ट्यूब को डुबोया जाए, तब इस कंडीशन में जो लिक्विड होता है ये इस ट्यूब में नीचे की तरफ आने लगता है, डेट में दोस्तों नीचे की तरफ उतरने लगता है, तब लिक्विड के इस गुण को भी हम लोग केशिका तो डेट मीन्स कैपिलैरिटी कहते हैं। ओके, उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए जो आपका ये कैपिलरी ट्यूब होता है ये दोस्तों जितना आप पतला लेंगे, ठीक है, डेट में दोस्तों इसका डायमीटर जितना ही कम रहेगा, उसमें दोस्तों जो लिक्विड का चढ़ाव रहेगा, ठीक है, वो उतना ही ज्यादा रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग खुद ही देखोगे, कोई भी चीज दोस्तों जब बहुत ही पतली होती है तो उसमें किसी भी चीज का, मान लीजिए पानी है तो उसका वेग भी बहुत तेज होता है। जैसे पाइप ले लीजिए, पाइप जितनी ही पतली रहती है उसमें जो दोस्तों लिक्विड का जो फ्लो होता है बहुत ही तेजी से होता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों जो कैपिलरी ट्यूब होता है इसे जितना आप पतला लेंगे उतना ही तेजी से जो है जो आपका लिक्विड है वो चढ़ने की कोशिश करेगा। ओके, तो दोस्तों इसलिए जहां तक हो सकता है वहां तक हम लोग कैपिलरी ट्यूब को, उसके डाया को उतना ही पतला लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि इन दोनों कंडीशनों से कैपिलैरिटी का यहाँ पर डिफिनेशन क्या होगा। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनिए कि यदि किसी लिक्विड में किसी कैपिलरी ट्यूब को डुबोया जाता है, तब ये लिक्विड जो है ये कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की तरफ राइज कर जाती है, डेट में दोस्तों इस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड ये ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है, या फिर इस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड जो होता है वो नीचे की तरफ उतरने लगता है, डेट में दोस्तों नीचे की तरफ हाल हो जाता है, तब लिक्विड के इस गुण को ही हम लोग केशिका तो डेट में दोस्तों कैपिलैरिटी कहते हैं। ओके, उम्मीद है दोस्तों इतना समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक बार और ध्यान से सुनिए कि यदि किसी लिक्विड में कोई कैपिलरी ट्यूब डुबोया जाता है, तब इस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का ऊपर की तरफ चढ़ना या फिर इस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का नीचे की तरफ उतरना ही लिक्विड के इस गुण को ही हम लोग केशिका तो कहते हैं।
उम्मीद है दोस्तों आप लोग अब समझ गए होंगे, ठीक है, कि केसिकातो क्या होता है। ओके, तो दोस्तों अब हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं जिसे आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक समझेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए किसी बाल्टी में पानी है, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये कोई बाल्टी है, ठीक है, क्या दोस्तों, ये कोई बाल्टी है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि इस बाल्टी में जो है आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, ठीक है, डेट मीन्स मान लीजिए कोई गमछा ले लीजिए, ठीक है, उस गमछे का एक सिरा जो है इस बाल्टी में रख दीजिए, ठीक है, थोड़ा ही सिरा जो है, जो गमछे का थोड़ा ही सिरा जो है दोस्तों इस बाल्टी में रख दीजिए, ठीक है, और जो जितना सिरा बचता है उसे आप लोग बाहर रख दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों कुछ देर बाद देखेंगे आप लोग कि जो गमछा है वो पूरी तरह से भीग जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है दोस्तों, वो पूरी तरह से पूरा गमछा जो है भीग जाता है। तो दोस्तों उसमें भी केसिकातो का ही गुण होता है, जिसके कारण उस गमछे के एक सिरे से पानी जो है दूसरे सिरे तक पहुंच जाए। दोस्तों इसे आप लोग समझने के लिए और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने अपने घरों में लालटेन तो देखा होगा, ठीक है, क्या चीज दोस्तों, लालटेन। तो दोस्तों ये मान लीजिए लालटेन का निचला भाग है, ठीक है, बेस वाला, ये जिसमें कि केरोसिन ऑयल भरा रहता है, ठीक है। और दोस्तों इसी में जो होता है, जो हम लोग बाती प्रयोग करते हैं, इसका एक सिरा दोस्तों केरोसिन ऑयल में ही रहता है, ठीक है, और एक सिरा बाहर की तरफ रहता है जिसे हम लोग जलाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए ये जो बाती का एक सिरा होता है, ये केरोसिन ऑयल को यहाँ से शोषित करके ये अपने दूसरे सिरे तक पूरा भिगो देता है, ठीक है, वो भी किसके कारण दोस्तों, तो केसिकातो गुण के ही कारण, ठीक है, ये अपने पूरे जो है बाती को भिगो देता है। ओके, जिसके कारण दोस्तों इस बाती के दूसरे सिरे को जलाने पर जो है दोस्तों ये बाती जो है जल्दी पूरी तरह से जल के खत्म नहीं होता है, ठीक है, वरना दोस्तों यहाँ पर तेल का प्रभाव कम रहता तब ये जल्दी से जल के खत्म हो जाता बाती, ठीक है। बट दोस्तों इसमें क्या होता है, तो केसिकातो गुण के ही कारण इस बाती में जो है दोस्तों इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक तेल पहुंच जाता है। ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अब समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि कैपिलरिटी होता क्या है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इसे रफ करें, देन आफ्टर अपने डिफिनेशन। तो चलिए दोस्तों अब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे हम रफ करें। तो चलिए दोस्तों अब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इसे रफ करें। तो चलिए दोस्तों अब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे हम रफ करें, ध्यान आपका दोस्तों इसके डेफिनेशन को यहाँ पर शो कर दें, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, हो गया, रफ करें, चलिए। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अपना छठवां टॉपिक जिसका नाम है सरफेस टेंशन, जिसे दोस्तों हिंदी में हम सब पृष्ठ तनाव कहते हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए सरफेस टेंशन को भी आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लीजिएगा, वो भी आपके प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अनुसार। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसे अब आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है दोस्तों इसे हम आपको एक अच्छे डिफिनेशन के साथ यहाँ पर शो भी कर देंगे, ठीक है, जिसे आप लोग एक बार क्यों रिपीट करेंगे पूरा अच्छे से आपका ये तैयार हो जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले इसमें दोस्तों एक चीज जान लीजिए कि सरफेस टेंशन जो होता है यह दोस्तों एक ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होता है, गैस में नहीं होता है, इतना आप लोग याद रखेंगे। क्या चीज दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको कहा कि जो सरफेस टेंशन होता है दोस्तों ये, ठीक है, ये सिर्फ लिक्विड में होता है, ठीक है, क्या कहा हमने, केवल ये सरफेस टेंशन प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होता है, गैस में नहीं होता है, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब चलिए ध्यान से समझिए कि सरफेस टेंशन होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, देखिए पूरा बेटर तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये कोई तालाब है, ठीक है, क्या है, ध्यान देंगे आप लोग, जैसे मान लीजिए कोई तालाब है जिसमें कि जल भरा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, ध्यान देंगे, देखिए इसमें क्या हो गया दोस्तों, पानी भरा हुआ है। हमने क्या कहा, जैसे कि हमने मान लिया कोई एक तालाब है जिसमें पानी भरा हुआ है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो तालाब है दोस्तों इस द्रव के, ठीक है ना, इस द्रव के मुक्त सतह पर, आप लोग जानते हैं दोस्तों जो तालाब होता है ऊपर से खुला हुआ होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए द्रव के मतलब मुक्त सतह पर, मतलब ऊपरी सतह पर जो होता है एक दोस्तों यूनिट काल्पनिक लेंथ होता है, ठीक है दोस्तों, एकदम हल्का सा होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या, यूनिट काल्पनिक लेंथ, ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग एल से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एल से। ओके दोस्तों, ये होता है यूनिट काल्पनिक लेंथ, जो कि दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, क्या है, यूनिट काल्पनिक लेंथ। काल्पनिक का मतलब दोस्तों जो हमें दिखाई ना दे, ठीक है। तो ध्यान देंगे क्या है, देखिए इस द्रव के मुक्त सतह पर एक यूनिट काल्पनिक लेंथ होता है, इतना याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए,
ये जो यूनिट काल्पनिक लेंथ होता है इस पर दोस्तों एक सरफेस टेंशन फोर्स कार्य करता है। ठीक है, क्या चीज दोस्तों ध्यान देंगे, इस पर जो है एक सरफेस टेंशन, ठीक है, जिसे दोस्तों हम सब टी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, क्या इस पर एक सरफेस टेंशन फोर्स कार्य करता है, किस पर दोस्तों, तो यूनिट काल्पनिक लेंथ पर। ओके, तो बोलिए इतना समझ पाए ना दोस्तों, एक बार और ध्यान सुनिए। देखिए, द्रव के मुक्त सतह पर एक यूनिट काल्पनिक लेंथ होता है, जो कि दोस्तों हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि काल्पनिक है, नाम से स्पष्ट है। ठीक है, तो इतना ध्यान देंगे कि द्रव के मुक्त सतह पर एक काल्पनिक लेंथ होता है जिस पर दोस्तों एक सरफेस टेंशन फोर्स कार्य करता है। ओके दोस्तों, क्या सरफेस टेंशन फोर्स, और दोस्तों इसी सरफेस टेंशन फोर्स को ही हम सब सरफेस टेंशन कहते हैं। ओके, तो दोस्तों एक बार और ध्यान दे दीजिए, ठीक है, जिससे कि आपका पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए हमने क्या कहा। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो सरफेस टेंशन है इसका दोस्तों यहाँ से सिंपल डिफिनेशन क्या निकलेगा, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, देखिए किसी द्रव के मुक्त सतह पर, ठीक है, ध्यान सुनेंगे, किसी द्रव के मुक्त सतह पर यूनिट काल्पनिक लेंथ पर कार्य करने वाला टेंसाइल, ये क्या होता है, सरफेस टेंशन फोर्स ही सरफेस टेंशन कहलाता है। क्या चीज दोस्तों बताएंगे इसका डिफिनेशन, कि किसी भी द्रव के मुक्त सतह पर, ठीक है, यूनिट काल्पनिक लेंथ पर कार्य करने वाला सरफेस टेंशन फोर्स क्या कहलाता है दोस्तों, सरफेस टेंशन कहलाता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया सरफेस टेंशन का डिफिनेशन। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों एक चीज, कि सरफेस टेंशन का फार्मूला यहाँ से क्या बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए सरफेस टेंशन का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, ध्यान दीजिए, देखिए सरफेस टेंशन जो होता है इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे दोस्तों, तो सिग्मा से। ओके, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सिग्मा क्या होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये होता है आपका सरफेस टेंशन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। और दोस्तों ध्यान दीजिए, जो सरफेस टेंशन फोर्स होता है उसे हम लोग टी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, टी से क्या प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, तो सरफेस टेंशन फोर्स को हम लोग टी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, और ध्यान दीजिए दोस्तों, जो यूनिट काल्पनिक लेंथ होता है उसे हम लोग एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एल से क्या प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, यूनिट काल्पनिक जिससे दोस्तों हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में यूनिट काल्पनिक लंबाई को हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एल से। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, इसका फार्मूला क्या निकलेगा, देखिए सरफेस टेंशन फोर्स बराबर, मतलब सिग्मा बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ से, ध्यान दीजिए, देखिए सरफेस टेंशन फोर्स क्या दोस्तों, सरफेस टेंशन फोर्स अपान में यूनिट काल्पनिक लेंथ होता है। ओके दोस्तों, इसीलिए मैथमेटिकल से जो है दोस्तों, आप लोग इसका डिफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं कि किसी भी द्रव के, ठीक है दोस्तों, किसी भी द्रव के मुक्त सतह पर कार्य करने वाला यूनिट काल्पनिक लेंथ पर मतलब कार्य करने वाला। ठीक है दोस्तों, एक बार और ध्यान सुनिए फिर से, देखिए ऐसे लिखेंगे, किसी भी द्रव के मुक्त सतह पर यूनिट काल्पनिक लेंथ पर, ठीक है, जो सरफेस टेंशन फोर्स कार्य करता है उसे हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। ओके दोस्तों, यहां से आप लोग याद कर सकते हैं कि किसी द्रव के मुक्त सतह पर यूनिट काल्पनिक लेंथ पर सरफेस जितना मतलब सरफेस टेंशन फोर्स कार्य करता है उसे हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, इसका मात्रक क्या निकलेगा यहाँ से, देखिए देखिए ये क्या है, सरफेस टेंशन फोर्स होता है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं फोर्स का मात्रक दोस्तों क्या होता है, तो न्यूटन होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन। और लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तब लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ओके दोस्तों, क्या होता है, मीटर। डेट में दोस्तों यहाँ पर सरफेस टेंशन का मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। उम्मीद है इतना भी समझ पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम सब सरफेस टेंशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर लेते हैं। ठीक है, जिसे कि दोस्तों आप लोग नोट पॉइंट में लिखेंगे इसे। ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों, तो नोट पॉइंट में लिखेंगे। ओके, तो दोस्तों नोट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट लिखिए, पहले पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, पहले पॉइंट में ये लिखिए कि जो सरफेस टेंशन फोर्स होता है, ठीक है, ये किसी भी लिक्विड को कम से कम एरिया में रखने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि जो सरफेस टेंशन फोर्स होता है ये किसी भी लिक्विड को कम से कम एरिया में रखना चाहता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख देंगे पहला स्टेप में। ओके, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी स्टेप हम नोट पॉइंट में लिखा रहे हैं ये आपके
पॉलिटेक्निक मतलब इसके आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ दोस्तों आपके एसएससी जेईई में ये जो नोट पॉइंट हम लिखा रहे हैं दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों इस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, और याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि जो सरफेस टेंशन फोर्स होता है ये किसी भी लिक्विड को कम से कम एरिया में रखने का प्रयास करता है। ओके, अब दोस्तों इसमें दूसरा पॉइंट ये लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट डालिए, इसमें ये लिखिए कि जो सरफेस टेंशन होता है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे आप लोग कि सरफेस टेंशन वही कार्य करता है जहां पर दो माध्यम होते हैं। क्या चीज दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि सरफेस टेंशन वही कार्य करता है जहां पर दो माध्यम होते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए ये कोई टैंक है। ठीक है, क्या दोस्तों, ये कोई टैंक है जिसमें मान लीजिए यहां तक इसमें जल भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, लिक्विड भरा हुआ है। ओके, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है, इस लिक्विड का नाम H2O रख देते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए यदि इसमें कोई ग्लास का ट्यूब बना दिया जाए, डाल दिया जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्लास का ट्यूब। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये ट्यूब है, ध्यान दीजिएगा, ट्यूब। ठीक है, किसी ग्लास का ट्यूब इसमें बना दिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें देखिए ये जो ट्यूब है दोस्तों, इसका देखिए इसका आधा जो भाग है वो पानी में है। ठीक है, और आधा भाग क्या है दोस्तों, वो पानी में नहीं है। ठीक है, मतलब जल में नहीं है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका मतलब जो भाग इसका जल में नहीं है तो इसके यहाँ पर दोस्तों एयर का सरफेस होगा। क्या चीज दोस्तों, एयर होगा यहाँ पर। ठीक है, जितना भाग जल में नहीं है ये यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर एयर का मतलब हवा होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लोग समझ पा रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने क्या किया, जैसे कि एक ट्यूब लिया, इसे पानी में डाल दिया, इसका आधा भाग तो दोस्तों पानी में है, बट इसका आधा भाग किसमें है, एयर में मान लेते हैं, जब लिक्विड में नहीं है। तो यहाँ तक दोस्तों क्या होगा, एयर का सरफेस होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, ये तो है आपका टैंक। ठीक है, और जो ये टैंक है इसे भी मान लेते हैं ये किसी ग्लास का ही बना है। ठीक है, किसका बना है, तो ग्लास का बना है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने आपको क्या कहा कि सरफेस टेंशन में मतलब सरफेस टेंशन वही कार्य करेगा जहां पर दो माध्यम होंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर माध्यम क्या है, एयर है, और ले लीजिए ट्यूब को ले लीजिए, या फिर H2O ले लीजिए, मतलब H2O मतलब जल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दो माध्यम हो रहे हैं कि नहीं, देखिए, और दो माध्यम क्या हो रहे हैं, H2O और ग्लास भी हो जाएगा यहाँ से, H2O और ग्लास। ठीक है दोस्तों, तो डेट में दोस्तों कहने का अर्थ ये कि सरफेस टेंशन सिर्फ वही कार्य करेगा जहां पर दो माध्यम होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर दो माध्यम मिल रहा है, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जल है, तो यहाँ पर ऊपर क्या है, हवा है। ठीक है, तो इनके बीच क्या होगा दोस्तों, तो सरफेस टेंशन कार्य करेगा। ओके, और ग्लास है तो H2O है, तो इनके बीच भी सरफेस टेंशन कार्य करेगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज हो गया आपका दूसरा पॉइंट में, नोट पॉइंट में, कि सरफेस टेंशन वही कार्य करता है जहां पर दो माध्यम होते हैं। ओके, अब तीसरा पॉइंट में लिखिए, तीसरा पॉइंट में आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट में ये लिखिए दोस्तों कि किसी भी द्रव का, ठीक है दोस्तों, मतलब किसी भी द्रव में सरफेस टेंशन जो होता है वो कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों, तो कोहेसिव फोर्स के कारण। ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग कोहेशन फोर्स भी कहते हैं, कोहेसिव को। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोगों को कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोहेशन को हम लोग कोहेसिव भी बोल सकते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे कि कोई भी द्रव मतलब किसी भी द्रव का सरफेस टेंशन जो होता है दोस्तों वो कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा जो है ये सरफेस टेंशन का पूरा डिटेल। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अब इसमें एक चीज की और बात कर लेते हैं कि जो सरफेस टेंशन होता है दोस्तों, इसमें टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। ठीक है, मतलब टेम्परेचर का सरफेस टेंशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि जो ये टेम्परेचर का बताने जा रहे हैं ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। क्या चीज दोस्तों, टेम्परेचर के बारे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे हम रफ कर दें यहाँ से। ठीक है, ये वाला पार्ट रफ कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इससे आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे फिलहाल कुछ है नहीं उतना। ठीक है, रफ कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग लिख देंगे टेम्परेचर इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि सरफेस टेंशन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो दोस्तों इसे आप लोग नीचे लिख लेंगे कि टेम्परेचर इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे, टेम्परेचर इफेक्ट लिख लेंगे। देखिए इसके अंतर्गत दोस्तों क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए जब किसी भी लिक्विड का, ठीक है दोस्तों ध्यान सुनिएगा, जब किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, क्या कहा हमने दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी लिक्विड का
जो टेम्परेचर होता है इसे यदि दोस्तों बढ़ा दिया जाए, ठीक है, बढ़ा दिया जाए, तब जो सरफेस टेंशन होता है दोस्तों, क्या सरफेस टेंशन होता है, ठीक है, तो इसका दोस्तों जो मान होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इतना याद रखेंगे कि सरफेस टेंशन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों जब किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उस केस में जो सरफेस टेंशन होता है उसका मान कम हो जाता है, मतलब घट जाता है। उम्मीद करते हैं इतना समझ पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, अब हम आपको समझाते हैं कैसे घटता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे कि पहले सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि दोस्तों जो वाटर होता है, क्या वाटर और एयर ले लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो सरफेस टेंशन होता है वो किन्हीं भी दो माध्यमों के बीच ही कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसीलिए हम लोग दो माध्यम लेते हैं, वाटर और एयर ले लिए, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, वाटर और एयर का जो सरफेस टेंशन होता है, ध्यान दीजिएगा, सरफेस टेंशन, ठीक है दोस्तों, ध्यान समझिए आप लोग। देखिए जो वाटर और एयर का सरफेस टेंशन होता है दोस्तों वो होता है आपका 0.73, नहीं दोस्तों 0.073 होता है, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, क्या 0.073 न्यूटन पर मीटर होता है, ओके। और भी दोस्तों 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है दोस्तों, कितना, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ओके। और दोस्तों इसके साथ साथ जानना चाहेंगे तो ये भी जान लीजिए, जो आपका Hg होता है मतलब पारा और एयर में जो सरफेस टेंशन होता है, ठीक है, वो होता है दोस्तों 0.100 न्यूटन पर मीटर होता है, ओके दोस्तों। ये होता है आपका सरफेस टेंशन, होता है किसमें, तो Hg मतलब पारा और एयर में होता है, ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग किसका लिए, वाटर और एयर का सरफेस टेंशन कितना होता है 0.073 न्यूटन पर मीटर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ओके दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहाँ पर टेम्परेचर इफेक्ट के अनुसार, ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए क्या करते हैं हम लोग, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर लिक्विड के रूप में क्या है, तो वाटर है, क्या दोस्तों, वाटर है, ध्यान दीजिए, लिक्विड के रूप में वाटर है। तो वाटर के यहाँ पर यदि दोस्तों हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें, डेट में दोस्तों इसका यदि तापमान बढ़ा दें, तब इसके सरफेस टेंशन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान दीजिए। देखिए मान लीजिए वाटर का हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, डेट में दोस्तों पहले तो इसका 20 था, ठीक है, अब हम लोग इसे बढ़ाकर 100 कर दें, ठीक है। तो दोस्तों जब 100 कर देंगे तब इस केस में टेम्परेचर इफेक्ट के कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए जो सरफेस टेंशन का मान होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर घट कर आ जाएगा 0.058 न्यूटन पर मीटर, वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे होंगे, ठीक है। पहले वाटर का और एयर के बीच सरफेस टेंशन जो होता है 0.073 न्यूटन पर मीटर होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि इसमें लिक्विड का जो सेंटीग्रेड है इसे बढ़ा दिया जाए, वो भी 100 डिग्री कर दिया जाए, तो दोस्तों इस केस में इसका जो सरफेस टेंशन होता है उसका मान क्या होता है, घट जाता है। तो देखिए घट कर आ जाएगा 0.058 न्यूटन पर मीटर। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यही था आपका पूरा सरफेस टेंशन का डिटेल, ठीक है, जिससे हमने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है। तो दोस्तों चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम यहाँ पर इसके डिफिनेशन को शो कर दें, ठीक है, जिससे आप लोग अपने नोट पॉइंट में उतार लीजिएगा। हो गया दोस्तों, तो चलिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सरफेस टेंशन का पूरा डिफिनेशन लिख दिया है, और जो चीजें भी दोस्तों इंपॉर्टेंट थी वो सभी चीजों को हमने यहाँ पर डिटेल में लिख दिया है, ओके। जिससे कि दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और अपनी नोटबुक में दोस्तों एक बार उतार के इसे अच्छे से एक बार दोस्तों पढ़ लेंगे, टोटल आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, वो भी अपने अगले टॉपिक के साथ, ओके। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और दोस्तों यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कर लीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि दोस्तों हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ओके। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।